नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग करी और उसके बाद ट्रंप को धो दिया अच्छे से। ट्रंप को एक्सपोज कर दिया गया है, पूरी तरीके से क्लियरेंस दे दी गई है कि भारत ने किसी भी अमेरिकी दबाव के कारण आकर के नहीं किया था सीज फायर का समझौता, और ना ही भारत आगे चाहता है कि ट्रंप या फिर यूएस कश्मीर मुद्दे पर आकर के इंटरवेंशन करे या मध्यस्थता करे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे वो टॉप 5 पॉइंट जिन पर इन्होंने बात की है, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। बांग्लादेश को भी लपेटा गया है, पाकिस्तान को भी अच्छे से समझाया गया है और ट्रंप को भी अच्छे से समझाया गया है। तो 5 बड़े-बड़े पॉइंट क्या हैं, इनको हम लोग देखेंगे फटाफट से। लेकिन एक ज़रूरी बात, जीएस सफलता 4.0 बैच चल रहा है दोस्तों। इसमें 2 क्लासेस पर डे हो रही हैं और ये अभी के लिए लेने पर आपको मात्र 499 में मिल रहा है। फटाफट से जाओ, इसको परचेज कर लो, वरना दाम इसके बढ़ जाएंगे। इसके तहत आपको सारे सब्जेक्ट जीएस के कवर कराए जा रहे हैं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सब कुछ कवर कराया जाएगा। 12 महीनों की वैलिडिटी रहेगी और ई बुक भी आपको दिया जा रहा है। तो आप जाइए जीएस सफलता 4.0 बैच एमजेटी ऐप से परचेज कीजिए। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। साथियों, भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप और फिर बाद में सेनाओं पर भी अटैक किया और अच्छे तरीके से उनके एयरबेस वगैरह तबाह किए। 11 से ज़्यादा एयरबेस उनके तबाह किए हैं। पीएम मोदी आज आदमपुर एयरबेस पर गए हुए थे। ये वही आदमपुर एयरबेस है जहां पर पाकिस्तानियों ने पिछले दिनों खूब न्यूज़ आर्टिकल चलाया कि हम तो आदमपुर एयरबेस तबाह कर चुके हैं और उसके बाद S-400 भी तबाह कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये तस्वीर से दोनों को समझ में आ जाना चाहिए, दोनों बातों को, पाकिस्तानियों को। ये रहा S-400 भी, ये भी सुरक्षित है, आदमपुर एयरबेस वाला। और आदमपुर एयरबेस पर ही जाकर के इन्होंने स्पीच दी है। आज फिर से लताड़ा है पाकिस्तान को। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ना बहुत अच्छे तरीके से एक थोड़ा-सा परिवर्तन देखने को मिला है इंडिया की डिप्लोमेसी में, कि इंडिया के जितने मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं, ये डायरेक्टली खुल करके नाम ले करके पाकिस्तान का उसको लताड़ लगा रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा टेररिस्ट, वहाँ की सरकार टेररिस्ट, वहाँ की सेना टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली। तो ये खुल करके बोला जा रहा है, जो आज तक अभी तक कभी नहीं देखा गया था। ये बोला जाता था कि हमारे पड़ोसी देश में ऐसा हो रहा है, आतंक को पनाह देने वाले देशों को हम ऐसा करेंगे, या जो आतंक का पनाह देते हैं, आतंक को जो ठिकाना देते हैं, ऐसा बोला जाता था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल खुल करके नाम लेकर के बोला जा रहा है और ये एक न्यू नॉर्मल भी है। हालांकि न्यू नॉर्मल पर भी बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हुआ वैसे कहा है पीएम मोदी ने कि आगे आने वाले टाइम पर ना इसको न्यू नॉर्मल लिया जाए। न्यू नॉर्मल मतलब कि मतलब ये अब होता रहेगा, इसको आप समझ लो कि ये हो जाएगा। हल्का सा भी कुछ भी यहाँ पर आतंकवादी घटना किए तो आपको लताड़ लगाया जाएगा अच्छे तरीके से। खैर, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, इस पर कल उन्होंने सेशन लिया है। कल आपने ये देखा ही होगा कि न्यूक्लियर वेपन पर कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, पीएम मोदी ने अपने स्पीच में देश के संबोधन में कहा था। आज रणधीर जायसवाल जी, जो कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने दुनिया के सामने रखा है। उसको हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में। पहला पॉइंट जो सबसे बड़ा इन्होंने बताया कि टीआरएफ जो है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर ए तैयबा का, एलईटी का ही एक, जो समझ लो कि एक उसकी यूनिट है, उसी के इशारों पर काम करती है, कश्मीर में काम करती है भारत में, और ये टेररिस्ट ग्रुप भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है। इसको ये यूएन में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड कराएंगे, तो आने वाले दिनों में ये भी यूएन का एक डेजिग्नेटेड हो जाएगा आतंकी संगठन। ये क्यों ज़रूरी है? देखो, इन लोग ना, ये टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, जब इनके पुराने संगठन जो है वो बैन हो जाते हैं, उनके अकाउंट सील कर दिए जाते हैं, हर प्रकार की गतिविधियों को सील कर दिया जाता है जब बैन कर दिया जाता है, यूएन का आतंकी घोषित कर दिया जाता है संगठन। तो ये लोग ना नए नए नाम से, और ऐसा नाम जैसे लगेगा कि वो तो बस एक प्रोटेस्ट करने वाला ग्रुप है, इस टाइप से संगठन बनाते हैं। देखिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसमें कोई भी ऐसा आतंकवादी टाइप का नहीं नाम नजर आ रहा है। तो इस टाइप से ये लोग छोटे छोटे संगठन बनाते हैं और वही काम इनके जरिए करवाते हैं। तो अब रेजिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि भारत ने बताया कि हमने कई सबूत भी दिखाए हैं पिछले दिनों में, इसने भी कई जिम्मेदारियां ली हैं कई आतंकी गतिविधियों की, तो इसलिए अब इसको हम लोग यूएन में लिस्टेड कराएंगे। दूसरी बड़ी बात, बीएसएफ जवान को छुड़ाने को लेकर बात हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं भी इस पर 2 सेशन कर चुका हूं, 2 वीडियो बना चुका हूं। जब बीएसएफ का जवान गलती से उनके रेंजर्स के हाथों में आ गया तो उन्होंने पकड़ लिया था, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। जब भारत ने उनके एक रेंजर को पकड़ लिया, तब भी मैंने आपको वीडियो बताई थी, बना करके दी थी। इनसे जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई उस बीएसएफ जवान का क्या हुआ जिनका नाम है कांस्टेबल बीके साहू,
कोलकाता से हैं और बीएसएफ के हैं और ये वहाँ पर फार्मर गार्ड के रूप में ड्यूटी कर रहे थे। तो उस टाइम पर ये थोड़ा रेस्ट करने पेड़ के नीचे गए और वहाँ से पाकिस्तानी रेंजर इनको पकड़ ले गए थे। तो इस पर इन्होंने कहा कि भाई देखो, इस पर रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके लिए डिटेल में बातचीत चल रही है सेनाओं के द्वारा और रक्षा मंत्रालय के द्वारा बातचीत चल रही है और इस पर कोई चीज़ें जो है वो सार्वजनिक नहीं की जानी है अभी। आगे आने वाले दिनों में जो भी होगा मंत्रालय आपको बताएगा, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। खैर, फिर भी बांग्लादेश के बारे में पूछा गया कि भाई ये भी बार-बार बीच-बीच में टुकुर-टुकुर करता है, इसको क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो अवामी लीग पर बैन लगाने की बात है, ये चिंता का विषय है। आपको याद होगा ना, कुछ दिन पहले ये भी मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश की जो अवामी लीग है, मतलब कि शेख हसीना वाली जो पार्टी है, उस पूरी-पूरी पार्टी को बैन लगा देंगे। मतलब वो पार्टी ही अब खत्म हो जाएगी, कोई प्रकार की गतिविधि, कोई प्रकार का प्रोटेस्ट वगैरह कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो इसकी बात करना ये चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में जो काम करने का तरीका होता है उससे दरकिनार किया जा रहा है। वहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। बांग्लादेश में आज़ादी को रोका जा रहा है। अब इनका ये बोलना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि बीच-बीच में बांग्लादेश बहुत टांग अड़ा रहा था। अभी आपने देखा, जब शुरुआत में इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, टेंशन शुरू हुआ था, उस टाइम पर बांग्लादेश ने सपोर्ट करना शुरू किया था पाकिस्तान का, है ना? तो इस टाइम इसलिए इनको भी थोड़ा-सा समझाना ज़रूरी है। हालाँकि जब पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुआ उसके बाद मोहम्मद यूनुस को समझ में आ गया कि अरे बाबा, मैंने गलती कर दी। तो वो दूर अब हो गए हैं वैसे ही, खौफ से ही, कि जब पाकिस्तान की ये हालत कर सकता है तो तुम्हारी क्या हाल करेगा? तुम तो तुरंत ही खत्म हो जाओगे। खैर, अब आते हैं ट्रंप पर। आपने देखा कि 2 दिनों में, जब सीज़ फायर 10 मई को होने वाला था, तो उसके पहले ही आकर के ट्रंप क्रेडिट चुराने की कोशिश किए। पहले तो इन्होंने ये ट्वीट किया आकर के, मतलब भारत का बयान आना है, भारत का प्रेस ब्रीफिंग होना है, उससे जस्ट आधे घंटे पहले आकर के ये ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट करने में क्या जाता है, तो फटाक से ट्वीट कर देंगे लिख करके, और वहाँ पर तो प्रेस ब्रीफिंग बाई टाइम होगा, तैयारी होगी, पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, उसके बाद आएँगे। लेकिन ये आधे घंटे पर करके क्रेडिट ले लिया करते थे। इन्होंने पहले दिन आकर के कहा कि भाई, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कि हम पिछले लंबे समय से, पूरी रात से हम लोग लगे हुए थे, उसके बाद फिर अब जाकर फाइनली इंडिया और पाकिस्तान को सीज फायर पर अग्री करा आए हैं। हालांकि इनकी बात बिल्कुल झूठी निकली। धीरे धीरे बिल्कुल सब साफ हो रहा है कि क्या हुआ था मामला। और भारत ने भी कई बार इनको बताया कि भाई देखो, ऐसा है कि पाकिस्तान ने हमसे संपर्क किया था, तुमने नहीं, या फिर मैं तुम्हारे पास नहीं गया था, या हमारी तरफ से कोई भी तुम्हारे पास नहीं गया था बीच में समझौता कराने के लिए, है ना? पाकिस्तान के जो हैं डीजीएमओ, वो आए थे हमसे, संपर्क किए थे, उन्होंने कहा था एक प्रकार से कि सीज फायर करने को। तो फिर हमने कहा कि भाई, हमारी तरफ से तो एक्शन सेना पर लिया ही नहीं जा रहा था, हम तो आतंकियों पर कर रहे थे, तुम ही अपने आप को आतंकी समझकर हम पर रिटेलिएट कर रहे थे, तो हमें भी जवाब देना पड़ा, और फिर तुम्हें मुँह की खानी पड़ी। जब तुम्हारा न्यूक्लियर बेस पर अटैक हुआ, तब तुम्हें समझ में आ गया कि इसकी इंडिया की पहुंच हर एक जगह पर है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। तो अब फिर अगला ट्वीट जब ये कहा भारत ने, तो फिर ट्रंप आकर के फिर क्रेडिट लेने के चक्कर में फिर क्या कर रहे हैं, एक दूसरा ट्वीट किए। इन्होंने कहा कि ये तो न्यूक्लियर वार होने जा रही थी और मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल जो है डाई हो जाते इससे, तो इसलिए हमें करवाना पड़ा। फिर उसके बाद ये कहे कि हम वर्क करेंगे दोनों के साथ मिलकर के कश्मीर मुद्दे को समझाने के लिए, जो हजारों सालों से चला आता रहा है ना। 1947, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और तब से ही कश्मीर का मुद्दा आया। ये हजारों साल से कश्मीर का मुद्दा कहाँ से ला दिए। तो खैर, इनकी खूब किरकिरी हुई अच्छे से कि भाई, जब तुमको कुछ पता नहीं है तो क्यों बीच में कूद रहे हो। यहाँ पर इन्होंने भी समझा दिया कि देखो, ऐसा है कि पहली बात तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कोई तीसरा पक्ष हमें चाहिए ही नहीं। ट्रंप साहब, तुम दूर रहो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये भारत का आंतरिक मुद्दा है, वो अपना ही बेटा है, हम बाप बेटे मिलकर के सुलझाएंगे, इसमें कोई हमें बदलाव, कोई भी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है बाहरी की। और जो भी बातचीत होगी वो पीओके पर होगी, इससे अलावा और किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। कश्मीर का कोई मुद्दा ही नहीं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका मुद्दा है, और वो भी उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा, उसको हम लोग लेकर रहेंगे। ये हमारा मुद्दा है, ठीक है? तो और बीच में किसी बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात, इनका दूसरा दावा जो ट्रंप का था, उसको भी इन्होंने खारिज किया। इन्होंने कहा ना कि जो मैं मध्यस्थता करवाया, इन्होंने कहा। और दूसरी बात, हाँ, जब पीएम मोदी का बयान आने वाला था, पीएम मोदी का स्पीच आने वाला था 8 बजे, देश को संबोधन, तो उससे जस्ट फिर आधे घंटे पहले ट्रंप आए और फिर क्रेडिट लेने की कोशिश किए। आकर के बोल रहे हैं कि अरे, हम लोगों ने तो दोनों देशों को धमकी दी कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तुरंत, तो तुरंत ट्रेड रोक देंगे और दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा
नुकसान भुगतना पड़ जाएगा और दोनों से अगर सीज फायर कर लेते हो तो दोनों से फ्यूचर में अच्छा ट्रेड करेंगे हम। तो यानी फिर क्रेडिट लेने की कोशिश की। जब उनको समझ में आ गया यार भारत जो है दोनों मामलों को खारिज कर चुका है। भारत ने इससे पहले प्रेस ब्रीफिंग करके इन मामलों को दरकिनार किया था कि भाई किसी भी पाकिस्तान ने फ़ोन किया था हमारे पास, हमें किसी के पास हम गए नहीं थे या कोई यूएसए वगैरह कोई नहीं आया था यहाँ पर। तब जा करके लास्ट टाइम पर जब देखे कि पीएम मोदी तो अभी आ रहे हैं 8 बजे तो ये लोग बहुत कुछ कर देंगे, इससे पहले आकर फिर क्रेडिट चुराने की कोशिश की। लेकिन अब आज विदेश मंत्रालय आ गया और देखो ये आधे घंटे पहले क्यों आते हैं? इनको पता होता है कि भाई देखो जो पीएम मोदी का स्पीच है या फिर कोई भी भारत का जो प्रेस ब्रीफिंग करने आने वाला है उसका जो स्पीच है वो बिल्कुल तैयार हो गया होगा, बिल्कुल रेडी हो गया होगा, लिख गया होगा। अब वो लोग बस आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पर होंगे। तो अब जब लिख गया होगा तो उसमें चेंजेस तो होगा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि जस्ट आधा घंटा पहले आकर के ट्वीट मार देते हैं और ट्वीट मार देते हैं। 5-10 मिनट 15 मिनट लगेगा इनके तक पहुंचने में। उसके बाद जब तक पता लगेगा तब तक तो ये स्पीच दे रहे होंगे, तब तक बात फैल गई रही होगी। तब ये लोग अपनी स्पीच में कुछ बदलाव तो करेंगे नहीं। तो हमारा जो होगा वो क्रेडिट मिल जाएगा हमको। तो ये इनका रहता है, इसीलिए आधा घंटा पहले आकर स्पीच देते थे। लेकिन अगले दिन भारत लगातार 3-4 दिन से प्रेस ब्रीफिंग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो अब ऐसे में ये कितनी बार आके बार-बार करेंगे और दुनिया के सामने एक्सपोज हो ही गए हैं। खैर, यहाँ पर इनका दूसरा दावा ये खारिज किया गया कि देखो 7 मई को जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तब से लेकर 10 मई की गोलीबारी तक हमने बहुत सारे देशों से संपर्क किया, बहुत सारे देशों के लीडर से संपर्क किया और उनको सब कुछ बताया अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान क्या करता है, क्या कर रहा है और हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए क्या कर रहे हैं, आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हमने अमेरिका को भी संपर्क साधा और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर भी चर्चाएं की। लेकिन इसमें किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा था ही नहीं। तब तुम कैसे कह रहे हो आकर के कि हमने तो ट्रेड की धमकी दी कि अगर सीज फायर इमीडिएट नहीं करोगे तो हम ट्रेड रोक देंगे दोनों देशों से। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ कभी। तो इस बात को लेकर के अब फिर इनकी किरकिरी हो गई। तो अब इनके पास एक ही चारा है कि सामने आए और कह दें अरे हे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी ये पलटू राम इतने बड़े पलटे हैं कि ये तो इंडिया में हमारे नीतीश बाबू का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। इतना ज़्यादा पलटते हैं, हर एक मुद्दे से ये पलट जाते हैं। कोई भी बात होता है पहले, अभी देखो पहले ये चाइना पर टैरिफ लगाए, कनाडा पर लगाए, मैक्सिको पर लगाए, दुनिया भर के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल लगाए टैरिफ। फिर धीरे धीरे सब पर हटाना शुरू किए। पहले टिकटॉक पर बैन लगाए, फिर उसको 90 दिन के लिए रोके। कनाडा और मैक्सिको पर लगाए, उसको फिर 90 दिन के लिए रोके। कनाडा की तरफ से करारा जवाब आया। उसके बाद चाइना पर लगाए, चाइना पर लगाते लगाते ये पहुंच गए थे 245% तक। उसके बाद अब देखिए अभी कल की न्यूज़ है कि मार्केट्स राइज एज यूएस एंड चाइना एग्रीड टू स्लैश टैरिफ। इन यूएस और चाइना जो है टैरिफ को स्लैश कर दिए, मतलब कि कट कर दिए हैं। अब इसमें कितना कितना किए हैं। स्विट्जरलैंड में एक बैठक होती है और इस बैठक में बात निकल करके आती है कि जो यूएसए लगाया था 145% टैरिफ वो घटा करके 30% कर दिया है और जो चाइना की तरफ से यूएसए पर लगाया गया था 125% टैरिफ वो 10% पर कट करके ला दिया है। तो मतलब इतना ज़्यादा ये कटौती हो गई और एक बार फिर से ये पलट गए जी। और पलट गए क्यों? इनको समझ में आ गया कि भाई देखो चाइना जो है ये आज के टाइम पर एक मजबूत ताकत है। तुम अगर नुकसान करना चाहोगे तो ये उल्टा तुम्हारा भी नुकसान कराएगा। ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ही दादागिरी चलेगी। हर देश सब लोग बैठे थोड़ी ना हैं। इसके बाद फिर उन्होंने ये 90 दिन के लिए क्या कहा हुआ है, 3 मंथ के लिए, कि इसके बाद देखेंगे और उसके बाद अगर चीज़ें ठीक नहीं होती तो हम फिर से बढ़ाएँगे। मतलब एक प्रकार से शगुफ़ा छोड़े हैं, बाकी कुछ बढ़ने-वढ़ने वाला है नहीं। तो देखिए इन्होंने चाइनीज़ जो डेजिग्नेट है इन्होंने कहा कि देखो ठीक है मान लो अगर बढ़ता है लेकिन इतना तो नहीं बढ़ेगा। अगर मान लो बढ़ाएंगे भी तो दोबारा 145% वाले पीक पर तो नहीं पहुंचेगा, ये हमें उम्मीद है। तो खैर डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी तो हो ही रही है एक तरफ कि देखो एक तरफ तुम क्वाड बना करके रखे हो, ट्रेड करते हो, फिर टैरिफ लगाते हो, है ना? क्वाड बनाकर रखे हो चाइना को काउंटर करने के लिए, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है शामिल। तो ये सब मिल करके यहाँ साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए हो कि चलो साउथ चाइना सी में अच्छे से ट्रेड करेंगे, अच्छे से सैन्य ताकत मजबूत करेंगे, हर प्रकार की चीज़ें करेंगे, जिससे चाइना का डोमिनेंस यहाँ पर ना हो पाए। लेकिन अब उल्टे तुम चाइना पर ट्रेड लगा करके फिर एकदम बिल्कुल घटा करके 30% पे ला दिए। तो एक प्रकार से हर बात से अपने पे खुद ही नहीं कायम हो पा रहे हो, तो तुम्हारी धीरे-धीरे इतनी हालत हो जाएगी कि आगे तुम्हारी बातों को कोई लोड ही लेना बंद कर देगा। कोई लोड ही नहीं लेगा कि ट्रंप ने आज ये कहा, कोई मतलब नहीं। जैसे अभी नए-नए आए थे, तो कुछ भी आकर के अनाप-शनाप बयान दे रहे थे, मार्केट ऊपर जाता या नीचे जाता, फिर अगले दिन आकर के पलट जाते, फिर मार्केट ऊपर-नीचे होता। मतलब इतना उथल-पुथल लगाया था इस बंदे ने 2 महीने में कि क्या ही बताएँ।
और अब फिर से ऐसी हालत आई है। खैर, भारत ने ये साफ कर दिया है कि भाई देखो, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद अगर होगा तो उसकी शांति के लिए युद्ध किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अटैक्स किए जाएंगे और इनको मेमना बनाया जाएगा। खैर, नोबेल प्राइज़ देखते हैं इनको मिलता है कि नहीं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। भारत का रुख साफ है कि अब आगे जो भी बात होगी पीओके पर होगी, इसके अलावा किसी भी पर बात नहीं होगी। सिंधु नदी का पानी भी जो है ये भी नहीं छोड़ा जाएगा, इसको भी रोक कर रखा जाएगा। इसको भी क्लियरली बता दिया है विदेश मंत्रालय ने। आपको जीएस सफलता बैच अगर लेना है, हमारे थ्रू जीएस पढ़ना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 499 में अभी के लिए मिल रहा है। फटाफट से जाइए, इसको परचेज कीजिए। आप एमजेटी ऐप से इसे जाकर के ले सकते हैं। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।